Welcome back everyone, this is Mayank Kothari. In this new lecture, we are going to start with a new topic of interest rate risk management. Second last topic है सर आपके पूरे चैप्टर का कैप ऑप्शन, फ्लोर ऑप्शन, बेसिकली इंटरेस्ट रेट ऑप्शन हम देखने वाले हैं. अच्छा, दो चीज़ें जो हम देख चुके हैं वो क्या थी सर? फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट देखा हमने. तो पहले 4 क्वेश्चन अगर आप ध्यान दोगे तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट को हमने इस्तेमाल करना देखा कि बैंक के पास जाते हैं हम, बैंक को बोलते हैं कि हमें कुछ टाइम बाद में लोन चाहिए, तो बैंक रेट देती है, उस रेट को हम लेते हैं और फिर देखते हैं कि यार एग्जैक्टली एक्सपायरी या जिस दिन लोन लेना होता है उस दिन हमें एफआरए लेने का फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ. बस वही एफआरए जो बैंक ने दिया था वो सही था या गलत था, ये हम कैलकुलेट करना सीखते हैं थ्योरेटिकल एफआरए में. एक हाथ क्वेश्चन हमने आर्बिट्राज का भी देखा. इसके बाद हमने देखा कि यार एफआरए में पार्टी डिफ़ॉल्ट कर सकती है, तो ऐसे टाइम पे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स काफ़ी काम आते हैं क्योंकि ये एक्सचेंज ट्रेडेड होता है, इसमें डिफ़ॉल्ट नहीं होता. बट इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में भी अगर आप नोटिस करना तो रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा है, लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल है और फ़ायदा नुकसान तो इसमें भी हो सकता है, फॉरवर्ड में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है. कितना अच्छा होता कि जब हम आज एग्रीमेंट कर लेते और हम फ़ायदे के टाइम पे उस ऑप्शन को, उस एग्रीमेंट को एक्सरसाइज ही नहीं करते, और अगर हमें मार्केट में, स्पॉट मार्केट में नुकसान होते रहता तो हम एक्सरसाइज करते ताकि हम नुकसान को बचा लेते. यानी हम लॉस वाली साइड को रिस्ट्रिक्ट कर दें और प्रॉफिट वाली साइड को ओपन कर दें कि यार प्रॉफिट हुआ तो कितना भी हो सकता है लेकिन नुकसान हमारा कम से कम हो. तो ऐसे टाइम पे ये ऑप्शंस आपके काम आएंगे. यहाँ पे आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट फिक्स कर दोगे. अगर आपके पास में बोरोइंग्स है या बोरोइंग आप लेने वाले हो, बोरो करने वाले हो मनी, तो आपको डर किस बात का होगा कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए, और आप एक लिमिट तक ही पेमेंट करना चाहते हो इंटरेस्ट रेट का, तो आप एक अपर लिमिट डाल दो और वो अपर लिमिट का एग्रीमेंट कर लो किसी के साथ में. उसे कहते हैं सर कैप ऑप्शन, जहाँ पे आप अपनी ना कैप, एक अपर लिमिट फिक्स कर देते हो और सामने वाला पार्टी आपको वो ऑप्शन बेचता है, आप खरीदते हो. तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं होता आपके पास में, सिर्फ राइट होता है. और इस चीज़ के लिए ना आपको आज प्रीमियम देना पड़ता है. इट्स जस्ट लाइक एन इंश्योरेंस. आपने कॉल और पुट ऑप्शन देखा होगा डेरिवेटिव्स में, वैसे ही यहाँ पे वो ऑप्शन है. आइए सर देखते हैं. आसान सा रहेगा, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं. इंटरेस्ट रेट ऑप्शन एक जो देखेंगे वो होगा सर अपना कैप ऑप्शन एंड फ्लोर ऑप्शन. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं. मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, 2-3 तरीके से समझेंगे, फिर हम मुद्दे पे शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. मान लो यह है 3 महीने. 3 महीने बाद आपको 6 महीने के लिए लोन लेना है. सही बात है. तो आपने सबसे पहले ऑप्शन ढूंढा एफआरए में. अब आज जो मार्केट रेट चल रहा है वो लिख लेते हैं, लेट्स से. तो स्पॉट रेट पकड़ लेते हैं कि आज चल रहा होगा लेट्स से 8%. ठीक है, और हमें लोन चाहिए आज से ठीक 3 महीने बाद. ठीक है, अब क्या होने वाला है कि हमने एफआरए ले लिया. अब एफआरए लिया क्यों? क्योंकि हमको डर है कि यहाँ तक जब जाएंगे, असली में जब लोन लेने जाएंगे तो शायद 10-11% हो चुका होगा. तो आज ही हमने एफआरए खरीद लिया, खरीदा है, बाय एफआरए किया. क्यों? क्योंकि वी वांट टू टेक द लोन. बोरोवर एफआरए खरीदेगा, इन्वेस्टर एफआरए बेचेगा. तो हमने रेट फिक्स कर लिया आज यहाँ पे 9%. इसका मतलब क्या होगा कि अब मार्केट में उस दिन 7% जाए या 12% जाए, हमें तो 9% ही पे करना पड़ेगा. यानी कि हम एक तरह से मार्केट में 12 गया तो हमें फ़ायदा हो गया 9 पे एफआरए लेने का, लेकिन 7 गया तो हमें नुकसान हो गया क्योंकि हम हमारी प्रॉफिट वाली साइड को ना एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे. अब हम रिस्ट्रिक्ट हो गए, फंस गए. तो फ़ायदा भी है इसमें, नुकसान भी है. तो इस केस में क्या होगा, आपको एक्चुअली ट्रांजैक्शन इस तरह से होगा कि मार्केट में आप 7% पे करोगे और एफआरए में 2% पे करना पड़ेगा. यहाँ आपका 9% फिक्स हो गया. और
अगर 12% उस दिन रेट रहा तो मार्केट में लोन 12% से लोगे, लेकिन एफआरए में आपको 3% वापस आ जाएगा, तो फिर भी आपका 9% गया। यानी दोनों केस में देख रहे हो आपका ये फिक्स हो चुका है। अब आप इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की बात कर लो। फ्यूचर्स में तो वैसे बॉन्ड की प्राइस पे होता है, मैं फिर भी अगर रेट बताऊं तो एक एंगल से सेम ट्रांजैक्शन होता है इस तरह से। फ्यूचर्स में हमें इतना आ जाता है, तो फॉरवर्ड हो या फ्यूचर्स हो, ट्रांजैक्शन सर सेम होता है कि हम फंस जाते हैं यानी कि हमारा ये ऑप्शन फिक्स हो जाता है कि 9% ही अब लगेगा। मार्केट में कहीं कम देना पड़ गया तो एफआरए में ज़्यादा देना पड़ जाएगा, और तो ऐसा होता है। अब आप मान लो कितना अच्छा होता कि यही चीज़ हम इंटरेस्ट रेट ऑप्शन के थ्रू करते, जिसमें अपर लिमिट फिक्स हो जाती है कैप ऑप्शन में 9% की। अब इसे वो लोग स्ट्राइक रेट कहते हैं। कॉल ऑप्शन में पता है स्ट्राइक रेट हुआ करती थी। तो अब क्या हुआ पता है, हमने एक ऑप्शन खरीदा, यहाँ तो ऑब्लिगेशन था। अब ध्यान देना बात पे, यहाँ जो हमने खरीदा था वो था ऑब्लिगेशन की 9% पे मैं ले ही लूँगा कोई भी कीमत पे। पर अब जो मैं यहाँ पे ना राइट खरीद रहा हूँ, मैं ऑब्लिगेशन नहीं खरीद रहा हूँ। तो आप समझो बात को कि मेरा मन करेगा तो मैं 9% पे इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करूँगा, मैं बोलूँगा कि 9% पे लोन दे दो। अच्छा, तो अब अगर मार्केट में रेट 7% चला गया तो होगा क्या? बहुत सिंपल है। मार्केट में 7% रेट चला गया तो मैं स्पॉट में 7% पे लोन ले लूँगा, और ये जो ऑप्शन है ये एक्सरसाइज नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी अपर लिमिट 9% की है। जिससे भी मैंने ये ऑप्शन खरीदा उसने मुझे ये ऑप्शन बेचा, तब हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट था कि 9% के ऊपर अगर रेट गया मार्केट का तो बैलेंस अमाउंट वो पार्टी जो सेलर था वो मुझे दे देगा। यहाँ तो गया ही नहीं ना, ऊपर अंदर ही था, तो कोई दिक्कत नहीं। आप मार्केट में जाके लोन ले लो 7% पे और ऑप्शन को भूल जाओ, लैप्स होने दो, बैठे रहो खाली पीली। वो भी, उसको भी पता है क्या है मार्केट में रेट, हमें भी पता है ना, वो आपको परेशान करेगा ना हम करेंगे। अब अगर मार्केट में रेट 12% चला गया तो नो डाउट आप 12% पे ही लोन लोगे। एक्चुअल लोन स्पॉट मार्केट में लिया जाएगा स्पॉट रेट पे, वो तो यहाँ पे भी सेम था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपका लो स्पॉट रेट आपके एग्रीड रेट से ऊपर चला गया, तो अब आप जाओगे ऑप्शन सेलर के पास में और ऑप्शन सेलर आपको 3% वापस दे देगा। तो अब अगर आप नेट लगा के देखो तो पहले वाले ऑप्शन में 7% जा रहा है और यहाँ 9% जा रहा है, यानी कि आप लोअर रेट की जो प्रॉफिटेबल साइड थी उसको एक्सप्लोर कर पा रहे हो। यहाँ 9 का 9 था यहाँ, लेकिन आप मैक्सिमम 9 रहेगा यहाँ पे आपका, और कम रहा रेट तो आपको कम देना पड़ेगा। तो ये चीज़ का हमें फ़ायदा है। अब आप अगर ध्यान देना, ऑप्शन वाला ये है रो, ऑप्शन वाला ये, सिर्फ ऑप्शन के एंगल से देखोगे तो या तो हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा और या तो फ़ायदा होगा। एक्सपायरी पे नुकसान नहीं होता ऑप्शन में, क्योंकि नुकसान जब होते रहता है तब हम एक्शन लेते ही नहीं। पर यही चीज़ आप आईआरएफ या फिर फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में देखना, यहाँ नुकसान भी होता है जैसे ये 2% का था, और फ़ायदा भी होता है। सिंपल सी बात है, जब इंटरेस्ट रेट ऑप्शन में एक्सपायरी पे नुकसान होना ही नहीं है, हमें फ़ायदा ही हो सकता है। इसका मतलब जो सेलर है, दूसरे साइड में जो सेलर था, हम तो ऑप्शन बायर हो गए, वो जो सेलर था उसे सिर्फ नुकसान होना है, वो है 3% का। तो अब ऐसे ऑप्शन के लिए, राइट के लिए हमें यहाँ पे एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। इसको खरीदने के लिए हमें एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। वो हो सकता है 0.1% का हो, जैसे आपने वो देखा इंटरेस्ट रेट गारंटी वाला क्वेश्चन जिसमें हम प्रीमियम पे कर रहे थे। तो ये आपका मैक्सिमम नुकसान होता है, भले ही आप ऑप्शन एक्सरसाइज करो या मत करो, इतना तो आपका पैसा चला गया, इससे ज़्यादा ऑप्शन में जाता भी नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड एज कैप ऑप्शन, जहाँ पे आप अपर लिमिट लगा सकते हो। अब आप देख रहे हो क्या डिफरेंस है एफआरए और इसमें। यहाँ आपने ऑब्लिगेशन खरीदी, यहाँ आपने राइट खरीदा। यहाँ ऑब्लिगेशन खरीदने के लिए स्टार्टिंग में कुछ देना नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ प्रीमियम देना पड़ता है। एफआरए में मेचोरिटी पे आपको फ़ायदा नुकसान दोनों हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ फ़ायदा होगा, नुकसान हो ही नहीं सकता आपको यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही लोअर साइड भी आप फिक्स कर सकते हो। अब मैं थोड़ा आपको दूसरे साइड से बताता हूँ, ये एक एग्जांपल लेना था। अब आप इंटरेस्ट रेट ऑप्शन में 2 सिचुएशन ले लो, या तो आप बोरोवर हो या तो आप इन्वेस्टर हो या डिपॉजिटर बोल लो। ठीक है, तो आपको रिस्क किस बात का रहेगा पता है, कि इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ेंगे।
इंटरेस्ट रेट टू राइज। तो ऐसे केस में पता है इंटरेस्ट रेट ऐसे जाएंगे, ठीक है। और इन्वेस्टर को क्या रिस्क होता है? इन्वेस्टर को रिस्क होगा कि इंटरेस्ट रेट टू फॉल, तो वो ऐसे जाएंगे, ठीक है सर। अब पंगा कहाँ आता है ये बताता हूँ। आपने लोन लिया इस रेट पे, फ्लोटिंग रेट पे, इस साल इतना पे कर रहे हो, फिर अगले साल इतना पे करना पड़ेगा, फिर अगले साल इतना पे करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो आपकी इंटरेस्ट की कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी और आप ये नहीं चाहते। ऐसे टाइम पे इंसान क्या चाहेगा? अपर लिमिट फिक्स करना, क्योंकि रेट ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर की लिमिट मैं फिक्स करूंगा। तो मुझे लगता है कि रेट ऊपर जाने वाले हैं, इसलिए मैंने क्या किया, अपर लिमिट फिक्स कर दिया। ये अपर लिमिट फिक्स कर दिया। अब आप समझो, मैं अलग अलग पॉइंट पे रेट लिख लेता हूँ। एक काम करता हूँ, यहाँ थे 8%, 9%, 10%, 11% और 12%, ठीक है, हर रो का। तो मैंने जो फिक्स किया वो था सर 10%, कि 10% मेरी मैक्सिमम है लिमिट। अब किसी टाइम पे मान लो इस साल 9% रहा तो मैंने बैंक को कितना देना है? 9% देना है। 10% रहा तो 10% देना है, 11% रहा तो 11 देना है, 12 रहा तो 12 देना है। याद रखना, बैंक को कोई लेना देना नहीं है आपने क्या ऑप्शन लिया। बैंक जो मार्केट में रेट चलेगा बैंक को आप उतना दोगे, लेकिन ये जो आपने ऑप्शन खरीदा है, ये जो है ऑप्शन, आप अपर लिमिट जो फिक्स कर रहे हो, इसे कहते हैं सर बाय करना कैप ऑप्शन, जहां पे आप अपर लिमिट फिक्स कर देते हो। ये जो रेट्स है इसे स्पॉट रेट कहा जाता है, और जो आपने रेट फिक्स किया था 10% का, इसे स्ट्राइक रेट कहा जाता है, वो था 10% का ये, ठीक है। अब आपका बहुत ही सिंपल सा मतलब निकलता है कि आप तो बायर हो गए ऑप्शन के, क्योंकि आपने बाय किया है कैप ऑप्शन, सिंपल सी बात है, आपने अपर लिमिट फिक्स कर ली। तो जब भी कभी आपका स्पॉट रेट इस लिमिट के ऊपर जाएगा तो जितना भी आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो बैंक को तो पूरा देना पड़ेगा, उतना आपको ऑप्शन सेलर वापस दे देगा। यानी कि आप अपने एंगल से देखो तो आप इस ऑप्शन को इस फेज में एक्सरसाइज करोगे, इस फेज में एक्सरसाइज करोगे ही नहीं एक्सपायरी पे। इस फेज में आपको रेट कम पड़ रहा है मार्केट में, तो आप कम रेट पे लोन इंटरेस्ट रेट देते जाओगे और सेलर से कुछ नहीं मिलेगा आपको, ना आप दोगे ना वो आपको देगा। बट इसके ऊपर जाते ही बैंक को आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करोगे जो एग्री हुआ था उससे, तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे। जैसे ही एक्सरसाइज करोगे तो ऑप्शन सेलर आपको डिफरेंस अमाउंट दे देगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 11% बैंक को दिया, तो ऑप्शन सेलर आपको वापस कितना देगा? 1%, क्योंकि आप दोनों के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था वो था 10 का, ठीक है। यहाँ बात क्लियर हो गई। अब मैं इधर आता हूँ। अब मान लो कि इन्वेस्टर है, पैसा डिपॉजिट कराया है फ्लोटिंग रेट पे और इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं। आप ही सोचो, इस साल इतना इंटरेस्ट मिलेगा, अगले साल इतना मिलेगा, अगले साल इतना मिलेगा, ऐसे तो हर साल इंटरेस्ट रेट, मुझे जो इंटरेस्ट की इनकम होगी वो तो कम होती जाएगी। अब सोचो, ये 12% है, ये 11, ये 10, ये 9 और ये 8, ऐसे से तो मेरा नुकसान होते जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे मेरी लोअर लिमिट फिक्स कर ली। तो मैंने लोअर लिमिट कैसे फिक्स करी? मैं गया फ्लोर सेलर के पास, मैंने ऑप्शन सेलर के पास गया और ऑप्शन सेलर को बोला कि भैया मुझे ना फ्लोर खरीदना है, फ्लोर ऑप्शन खरीदना है। फ्लोर ऑप्शन का मतलब ही यही होता है कि आप लोअर लिमिट फिक्स करना चाहते हो। तो आपने क्या करा है, एक्चुअल में फिक्स किया है लोअर लिमिट, और उस चीज को, ये है वो रेट, ये है स्ट्राइक रेट, ठीक है। यानी कि 10% के नीचे अगर मार्केट में रेट गया तो जितना भी आपको कम इंटरेस्ट की इनकम होगी 10 के बाद, उतना आपको ऑप्शन का जो सेलर है, आप तो बायर हो, जिससे आपने खरीदा, सेलर, वो आपको देगा। सेलर को तो नुकसान ही हो सकता है। तो इस फेज में देखना, सेलर को नुकसान नहीं होता जब आप ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करते, और यहां नुकसान होता है। या तो नुकसान नहीं होगा या तो नुकसान होगा ऑप्शन सेलर को। आपके एंगल से या तो फायदा नहीं होगा या तो फायदा होगा।
और आप इधर देख लो, यहाँ पे एक्सरसाइज वाला जो फेज़ होता है वो होता है ये वाला फेज़। यहाँ इस फेज़ में आप एक्सरसाइज करते हो और इस फेज़ में आप एक्सरसाइज नहीं करते। मान लो कि इंटरेस्ट रेट आपको 11% मिला है, क्या दिक्कत है? आपकी तो लोअर लिमिट 10 की फिक्स थी, 10 के तो ऊपर ही इनकम आई ना आपको, तो ऐसे में कोई ऑप्शन एक्सरसाइज होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। अब आप एस और के, एस मतलब स्पॉट, के मतलब स्ट्राइक रेट, इससे अंदाज़ा लगा के एक फॉर्मूला बताओ कि कब ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, कब एक्सरसाइज नहीं होगा। बहुत सिंपल है। आपका जो पे ऑफ है ऑप्शन बायर का, इन केस ऑफ कैप ऑप्शन विल बी मैक्सिमम ऑफ स्पॉट माइनस के या फिर जीरो। याद है आपको कॉल ऑप्शन में भी सेम फॉर्मूला था कि स्पॉट माइनस के, अगर कुछ आया पॉजिटिव तो इतना आपका पे ऑफ हो जाएगा, निगेटिव आया तो जीरो बड़ा है इसमें मैक्सिमम, तो कुछ पे ऑफ नहीं होगा। ठीक है, फ्लोर ऑप्शन में देख लेते हैं कि आपका पे ऑफ क्या होगा। सर मैक्सिमम ऑफ के माइनस एस या फिर ज़ीरो। अब ले लो कि किसी टाइम पे रेट चल रहा है 11%, तो 11% तो स्पॉट रेट है, स्ट्राइक रेट तो 10% की थी, तो 10 माइनस 11 तो माइनस में आ गया ना आंसर। माइनस में 1% या जीरो में से बड़ा कौन है? जीरो, तो पे ऑफ क्या होगा? जीरो, यानी कि ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हो रहा है। अगर किसी टाइम पे 8% आपको इंटरेस्ट मिला मान लो, ठीक है, तो स्पॉट रेट कितना हो गया? 8%, 10 माइनस 8, 2% आपको पे ऑफ मिल जाएगा, क्योंकि 2% जीरो से बड़ा है। बस ये है आपकी कैप और फ्लोर की कहानी। शॉर्ट में अगर समझाऊं तो बहुत सिंपल सी बात है, ऑप्शन दो तरह के होते हैं, कैप ऑप्शन, फ्लोर ऑप्शन। कैप ऑप्शन नॉर्मली कौन खरीदेगा? बोरोवर खरीदेगा। फ्लोर ऑप्शन नॉर्मली कौन खरीदेगा? इन्वेस्टर खरीदेगा। कैप ऑप्शन में आप अपर लिमिट फिक्स करते हो, फ्लोर ऑप्शन में आप लोअर लिमिट फिक्स करते हो। इसका मतलब है कि कैप ऑप्शन में इस रेट के ऊपर अगर रेट गया, जो भी स्ट्राइक रेट फिक्स हुई, फिक्स्ड वाले रेट के ऊपर अगर मार्केट में रेट गए तो डिफरेंस अमाउंट हमें मिल जाता है, हमें मतलब होल्डर ऑफ द ऑप्शन को। फ्लोअर में अगर स्ट्राइक रेट के नीचे रेट गया तो डिफरेंस हमें फ्लोअर में सेलर दे देता है। दोनों केस में हमें पे ऑफ सेलर देगा। तो एक्सपायरी पे या तो उसका नुकसान होगा या तो नहीं होगा, या और एक्सपायरी पे या तो हमारा फायदा होगा या तो नहीं होगा। जो हमको नहीं हो सकता वो है नुकसान। एक्सपायरी पे बायर को नुकसान नहीं हो सकता और सेलर को फायदा नहीं हो सकता। तो सेलर सर काम ही क्यों कर रहा है? बहुत सिंपल, ये कैप ऑप्शन खरीदने के लिए या फ्लोर ऑप्शन खरीदने के लिए, ध्यान देना, आप लोग एक छोटी सी अमाउंट शुरुआत में ही पे करोगे जिसे प्रीमियम कहा जाएगा। और ये प्रीमियम किसे पे करोगे सर? ये प्रीमियम आप पे करते हो ऑप्शन सेलर को। जिस बंदे ने आपको ऑप्शन बेचा है, ही इज टेकिंग अ बिग रिस्क, क्योंकि ऑप्शन सेलर ने जिस टाइम पे आपको कैप या फ्लोर बेचा होगा उस टाइम पे उसकी सिर्फ इतनी ही इनकम है प्रीमियम की। इस पॉइंट के बाद कोई इनकम नहीं होने वाली, नुकसान जरूर हो सकता है। इंश्योरेंस कंपनी ले लो, इंश्योरेंस कंपनी को स्टार्टिंग में प्रीमियम मिलता है, उसके बाद में या तो जीरो या तो नुकसान। किसी दिन आपने गाड़ी ठोक दी तो आप क्लेम करने तो पहुंच जाओगे, लेकिन अगर साल भर में गाड़ी ठुकी ही नहीं तो क्या आप पैसा देने जाते हो उनको या वो आपके पास पैसा देने आते? नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह बैठे रहते, लैप्स हो जाता है वो ऑप्शन, तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो जाती है। वैसे ही ये ऑप्शन भी लैप्स हो जाएगा अगर ऑप्शन एक्सरसाइज करना बनता ही नहीं है तो ये सारी स्टोरी है सर, आपको याद रखना है। अब इसके बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा बैठने लगेगा। कैप यानी अपर लिमिट, फ्लोर यानी लोअर लिमिट। आइए सर क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। सपोज दैट 1 year cap has a cap rate of 8%। तो सबसे पहली बात तो कैप है, इसका मतलब अपर लिमिट फिक्स की है। इसका दूसरा भी मतलब समझो कि बोरोवर हो सकता है बंदा, क्योंकि तभी उसने कैप ऑप्शन खरीदा है। ठीक है, बोरोवर होगा तो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने का रिस्क हो सकता है उसको। अब उसने अपनी लिमिट फिक्स कर ली कि भैया 8% से ऊपर मेरा रिस्क नहीं होना, मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 8% पे कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पे करना चाहता। तो 100 करोड़ रुपए का नोशनल अमाउंट है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेटलमेंट इज़ क्वार्टरली। सेटलमेंट कब करना है? क्वार्टरली सेटलमेंट करना है। रेफरेंस रेट इज़ 3 month माइबॉर। मतलब ये जो 8% है ये हम कौन से स्पॉट रेट से कंपेयर करेंगे? माइबॉर से। तो हर क्वार्टर का जो माइबॉर होगा उससे कंपेयर करो कि कैप रेट 8% के ऊपर, स्पॉट रेट 8% के ऊपर गया क्या? गया तो फिर कोई पे ऑफ आएगा, अदरवाइज आएगा ही नहीं। अच्छा, कैप में पे ऑफ कब आता है?
मैक्सिमम ऑफ स्पॉट माइनस स्ट्राइक और ज़ीरो। तो ये फॉर्मूला लगा लो, हर जगह आपको अपने आप आइडिया आ जाएगा। अज्यूम द 3 month MIBOR फॉर द नेक्स्ट 4 quarter इज एज शोन बिलो, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द पे ऑफ फॉर ईच क्वार्टर। बहुत सिंपल सी बात है। अब आपको एस माइनस के करना है। स्पॉट रेट आपके है, माइनस स्ट्राइक रेट करो या ज़ीरो। अब आप देखो, ये मैं माइनस कर लेता हूँ, स्पॉट माइनस स्ट्राइक हो गया ना, ये स्पॉट है, ये स्ट्राइक रेट है, तो ये आया 0.70, ये आया ज़ीरो, ये आया -0.20 और ये आया 0.20। अब आप बताओ मैक्सिमम ऑफ ईच विल बी द पे ऑफ, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम है 0.70, यहाँ ज़ीरो, और ये ना निगेटिव में आंसर था, तो ये निगेटिव में है तो इसका भी ज़ीरो, और ये पॉजिटिव में है तो 0.20। तो इतना हमारा पे ऑफ हो जाएगा। चलो ठीक है, पे ऑफ हो गया इतना, लेकिन समझो बात को, क्वार्टरली सेटलमेंट हो रहा है और सारे रेट पर एनम दिए हुए हैं। 8% भी पर एनम है, ये सारे भी पर एनम है, तो जो पे ऑफ निकाला वो भी पर एनम हो गया। तो 100 करोड़ पे 0.70 लगाओगे परसेंट तो 70 लाख रुपए आता है। 70 लाख को क्वार्टरली डिवाइड तो करो, इंटू 100 इंटू 1/4 कर दो या 3/12 कर दो, तो आपका 70/4 आता है 17,50,000। ये रहा, ये पे ऑफ आ जाएगा। कैसे कैलकुलेट हुआ? 100 करोड़ पे 0.70% इंटू 4/3/12, क्योंकि क्वार्टरली है। यहाँ पे 100 करोड़ पे 0.20% यानी 20 लाख इंटू 3/12 यानी कि 5 लाख। कहानी खत्म। बाकी दो में एक्सरसाइज ही नहीं होगा। यहाँ एक्सरसाइज हुआ, यहाँ एक्सरसाइज हुआ, यहाँ एक्सरसाइज हुआ ही नहीं ना। 8 के ऊपर जाएगा तब तो एक्सरसाइज करेंगे। बहुत सिंपल सा तो क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23 पे ध्यान देना, इंटरेस्टिंग है, इसमें आएगा मज़ा। एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। अब उसने क्या है, उसने ले लिया फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लोन 40 लाख का। तो अब डर क्या होगा पता है? लोन लिया है, बोरोवर है, तो इंटरेस्ट रेट अब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे अगर, तो उसका इंटरेस्ट का हर साल का कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा। अब उस भैया को डालना है अपर लिमिट। यहाँ पे देखो क्या करते हैं, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द इंसेप्शन ऑफ द लोन। जब लोन की शुरुआत करी थी तब इंटरेस्ट का रेट 8.5% पर एनम था, जो कि हर साल पे करना होता है मार्च में। ये जो लोन का ड्यूरेशन है ये 4 साल का है सर, ठीक है। अब अक्टूबर 2012 आ गया, हमने क्या किया, कब लोन लिया? 1 अप्रैल 2012 को। 6 महीने कंप्लीट हुए अक्टूबर 2012, यानी अभी तक एक भी इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं आया है। अप्रैल 2012 में अगर आप लोन ले रहे हो तो पहला इंटरेस्ट का पेमेंट 1 साल बाद यानी मार्च 2013 में आएगा, और हमने तो अक्टूबर 2012 में ही हमें डर लगने लग गया। सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री रिलीजेस फॉलोइंग प्रोजेक्शन अबाउट द इंटरेस्ट रेट लाइकली टू प्रिवेल इन फ्यूचर। सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। तो उन्होंने रिलीज़ करा कि आने वाले सालों के इंटरेस्ट रेट क्या होने वाले हैं। 2013 ये है पहला रेट आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है, क्या हो गया यहाँ पे, पहला रेट, ये है दूसरा रेट, ये है तीसरा रेट, ये है चौथा रेट। 4 सालों के 4 रेट। अब आपको क्या बताना है? शो हाउ दिस बोरोविंग कैन hedge the risk arising out of expected rise in the interest rate when he wants to peg मतलब लिमिट डालना और फिक्स करना। अपर लिमिट बोलेंगे। क्यों अपर बोलूँगा सर? मेरे को पता है बोरोवर है, लोअर लिमिट थोड़ी फिक्स करेगा, उसका नुकसान रेट के ऊपर जाने में, तो अपर लिमिट फिक्स करेगा, वो भी उसको 8.5% यानी 8.5% पे फिक्स करना है, उससे ज़्यादा उसको नहीं देना। तो अब किस तरह से किया जा सकता है? इस पहले क्वेश्चन में कोई आंसर नहीं निकालना, एक स्टेटमेंट बताना है कि अगर उसे ऐसे रिस्क हेज करना है तो वो कैप ऑप्शन खरीद ले। कैप ऑप्शन में उसके पास में राइट आ जाएगा, ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा। राइट आएगा कि किसी समय 8.5% यानी 8.5% से रेट ऊपर गया तो डिफरेंस अमाउंट उसे वापस मिल जाएगा ऑप्शन सेलर से। तो अल्टीमेटली या तो उसका कम जाएगा इंटरेस्ट या तो 8.5 जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर बैंक को उसके ऊपर दिया तो सेलर से वापस भी तो मिल जाएगा। तो पूरा आंसर स्टेटमेंट फॉर्म में देना। देखो कैसे कैप में हेजिंग होगी, क्या कैप का आपका स्ट्रक्चर रहेगा। आप देखो यहाँ पे मैं कुछ, चलो हम पढ़ भी लेते हैं ना। बोरोवर डज नॉट वांट टू पे मोर देन 8.5% पर एनम ऑन दिस लोन। जबकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं तो वो हेज कर सकता है इस रिस्क को। कैसे? इंटरेस्ट रेट कैप ऑप्शन खरीद के।
जिसके पैरामीटर्स कुछ ऐसे रहेंगे, यानी एग्रीमेंट में नोशनल प्रिंसिपल 40 लाख का डिसाइड कर लो, आपकी स्ट्राइक रेट जो अपर लिमिट है वो 8.5% की डिसाइड कर लो, इसको कंपेयर करोगे रेफरेंस रेट से, जो भी इंटरेस्ट रेट लोन के लिए अप्लीकेबल होगा, जैसे लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो अगर माइबॉर है तो माइबॉर हर बार का देखेंगे। कैलकुलेशन और सेटलमेंट हर बार 31 मार्च को होगा। क्यों? क्योंकि लोन में भी 31 मार्च को हो रहा, तो हम चाहते हैं कि कैप ऑप्शन में भी सेम टाइम पे हम चलते रहें। ड्यूरेशन जो रहेगा 2016 तक रहेगा, 12 से लेके 2016 4 साल तक। तो जितना लोन का पीरियड है उतना ही हम कैप ऑप्शन का पीरियड रखना चाहते हैं, यानी कि जब तक हमारे पास में कार है तब तक हम इंश्योरेंस लेके रखना चाहते हैं। प्रीमियम जो होगा कैप्स के लिए ये दोनों पार्टी डिसाइड कर लेगी, प्रीमियम देना पड़ता है, ठीक है। टू परचेज द कैप्स दिस बोरोवर इज रिक्वायर्ड टू पे द प्रीमियम अपफ्रंट एट द टाइम ऑफ बाइंग द कैप्स, ठीक है। द पेमेंट ऑफ सच प्रीमियम विल एंटाइटल हिम विद द राइट, ध्यान देना, टू रिसीव द कंपनसेशन फ्रॉम द सेलर एज सुन एज द इंटरेस्ट रेट ऑन दिस लोन राइजेस अबव 8.5%, 8.5%, यानी 8.5% से ऊपर अगर चला गया रेट तो उसे बाकी का डिफरेंस मिल जाएगा। यही सारी चीज़ें सर यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस करी। असली कैलकुलेशन आ रहे हैं सेकंड वाले पार्ट में, ध्यान देना। अज्यूम करो कि प्रीमियम जो निगोशिएट हुआ दोनों पार्टी के बीच में वो था, पेन बदल लेता हूँ, 0.75% टू बी पेड ऑन 1 अक्टूबर 2012। आप सोचो तो सही, 40 लाख का 0.75% आता है 30,000 रुपये। आप 1 अक्टूबर को 30,000 रुपये दे दो, 4 साल के लिए प्रीमियम मिल जाएगा, एंड द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इंश्योरेंस मिल जाएगा। क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि जो प्रीमियम निगोशिएट हुआ है वो 0.75% है टू बी पेड ऑन दिस डेट, और जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है ऑन द रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स हैपन्स टू बी एज फॉलोज। तो ये रेट उन्होंने दे दिया। चलो तो हम एक काम करते हैं, 31 मार्च को उन्होंने बोला कि अब ये रेट कोई काम के नहीं है सर। पहला रेट है 10.2, दूसरा रेट है 11.5, यहाँ जगह भी तो नहीं है, तीसरा रेट है 9.25 और चौथा रेट है ये, जगह 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 जगह, चलो यहाँ कर लेते, बहुत सिंपल सी भाषा में समझा देता हूँ सेकंड वाला पार्ट। स्पॉट रेट, स्ट्राइक रेट, जानबूझ के मैं स्ट्राइक रेट बाद में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है S-K करना होता है कैप्स में। अगर आपका फ्लोर ऑप्शन होता तो पहले स्ट्राइक रेट लिखता, सीक्वेंस में जाता, ठीक है। एक्शन देख लो क्या होगा, ऑप्शन एक्सरसाइज होगा नहीं होगा, अगर एक्सरसाइज हुआ तो कुछ पे ऑफ निकलेगा, वो कितना होगा, बस कहानी खत्म। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान देना। शो हाउ द सेटलमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन द रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट ड्यू डेट्स। आपको एक और अच्छे से फॉर्मेटिंग करनी है तो डेट डालो यहाँ पे, ठीक है। अब 31 मार्च 2013, 14, 15, मैं थोड़ा गैप रख लेता हूँ, 14, 15 और 16, ठीक है। उस टाइम के स्पॉट रेट्स हम लिख लेते हैं, 10.2, 11.5, 10.2%, 11.5%, 9.25% और 8.25%, एम आई राइट? राइट। और स्ट्राइक रेट हमारी थी पूरे टाइम पे 8.5 की, यानी इसके ऊपर अगर गया तो फिर हमें पे ऑफ मिलेगा। अब आप देखो 8.5 से ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, सिर्फ आखिरी वाला ऊपर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, सर यहाँ एक्सरसाइज होगा, यहाँ एक्सरसाइज होगा, यहाँ होगा और यहाँ एक्सरसाइज नहीं होगा। अगर एक्सरसाइज हुआ तो पे ऑफ कितना मिलेगा, किससे मिलेगा? सबसे पहले तो हम हैं ऑप्शन बायर, दूसरी पार्टी है ऑप्शन सेलर और तीसरी पार्टी है बैंक। बैंक को तो सर हमें जो स्पॉट रेट है उसी पे लोन देना है, ये वाला। बैंक को कोई लेन देन नहीं है हमने हेजिंग कराई है या नहीं कराई, वो स्पॉट मार्केट है और हम दोनों के बीच का जो मार्केट है वो डेरिवेटिव मार्केट है। तो ऑप्शन सेलर मुझे देगा डिफरेंस अमाउंट कितना। अब आप कैलकुलेशन लगाओ इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है। देखो कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगा, जब एक्सरसाइज होगा S-K, सो 10.2 माइनस 8.5% किस पे लगेगा सर, 40 लाख पे लगेगा। %1.7 ऑन 40 lakhs। थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है।
सो 68,000 आपको मिलेंगे उस टाइम पे। सेम ऐसे ही आप सारा करोगे तो चलो हम डायरेक्ट ना एक ही काम करते हैं, सिर्फ इतना ही लिखते हैं ना, जो डिफरेंस अमाउंट है वो एग्ज़ाम में भी इतना लिखा तो बहुत है। ठीक है, इसके बाद यहाँ आप देख सकते हो 9, 10, 11 3% इंटू 40 लाख, ये 1,20,000 रुपये होते हैं। यहाँ देखोगे तो 1% ऑन 40 लाख, 1.25%। तो ये हो गया 50,000 और यहाँ 0। सबके लिए प्रीमियम हम ऑलरेडी दे चुके थे। 68,000, 1,20,000 और 50,000, ये देखो 50,000, अच्छा 9.25, ओहो मेरी गलती, सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, 0.75 मैंने दूसरी तरफ से देख लिया उसको। तो 0.75 40 पे कितना आता है? 30,000। 1% 40,000, 0.75 30,000, 0.50 20,000, 0.25 25,000, ऐसा 10,000। तो ये हो गई सर आपकी कहानी। ये आपका पे ऑफ 68, 120 और 30, 68, 120 और 30 एग्जैक्टली वैसे। और आखिरी वाले में कुछ भी नहीं, विल नॉट रिसीव द कंपनसेशन, आखिरी वाले में आ गया ये चीज़। आइए सर क्वेश्चन नंबर 24 पे ध्यान देते हैं, बाकी और कुछ बचा नहीं है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान देना इसमें, बाय पेइंग द अपफ्रंट प्रीमियम द बायर गेट्स द कंपनसेशन ऑन द रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट ड्यू डेट्स विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। अब आपको अगर थोड़ी प्रैक्टिकलिटी बताओ तो प्रीमियम ना पहले ही देना पड़ता है, पर ज़रूरी नहीं है कि 3 साल का प्रीमियम 3 साल या 4 साल थे उसके अंदर में वो एक ही बार में दे दे। 2-3 ऑप्शन होते हैं जब आप कार का इंश्योरेंस लेते हो। तो ये तो खुद मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं कार ख़रीदा था तब मुझे उन्होंने 3 साल का एक साथ प्रीमियम का ऑप्शन दिया था, तो मैंने 3 साल का एक साथ इंश्योरेंस खरीद लिया था प्रीमियम पे करके। तो एक प्रीमियम में 3 साल का इंश्योरेंस मिल गया। अब 3 साल ख़त्म होने के बाद मैं हर साल प्रीमियम भर रहा था, 1 साल 2 साल हो गए। तो पॉसिबल सब कुछ है, अगर आपको हर साल प्रीमियम भरना है तो हर साल भरो, और आपको एक साथ भरना है स्टार्टिंग में तो एक साथ भरो। सो क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस ऐसे आ सकते हैं, कई बार आपको स्टार्टिंग में अपफ्रंट में दिखेगा, कई बार अलग अलग टाइम पे दिखेगा। 24 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये भी इंटरेस्टिंग है। XYZ लिमिटेड बोरो करता है, बोरो अगेन बोरो। अरे बोरोवर का क्या रिस्क होता है सर? बोरोवर को रिस्क होता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर जाने का। तो ये कौन सा ऑप्शन खरीदेगा? कैप ऑप्शन। नॉर्मली ये जो खरीदेगा वो है कैप ऑप्शन। ठीक है सर, तो 15 मिलियन पाउंड खरीदा। पाउंड ये इंग्लैंड की करेंसी है, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। इसका जो यूएस ISO कोड है, यूएसओ बोलता हूँ, ISO कोड है GBP, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। तो ध्यान देना फिर से, XYZ लिमिटेड ने बोरो किया 15 मिलियन पाउंड ऑफ 6 मंथ लाइबोर प्लस 10% फॉर अ पीरियड ऑफ 24 मंथ। अब थोड़ा सा इसमें समझो, 15 मिलियन लिया 6 मंथ्स लाइबोर, 6 मंथ्स लाइबोर प्लस 10%। तो ये जो रेट है ना, इतना, ये पर एनम रेट है सर, समझो, क्योंकि आपने 6 महीने के लिए ही बोरो करा। 6 महीने का मतलब हर 6 महीने में आप इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे। टोटल आपने 24 महीने के लिए लोन लिया, यानी कि ये 2 साल हो गए। और 2 साल में 6 महीने के 4 पेमेंट पीरियड आएंगे आपके, जिसे रीसेट पीरियड कहा जाएगा। और ये आपका पर एनम रेट होता है, लाइबोर प्लस 10%। अगर आप एनुअल लेते तो शायद लाइबोर प्लस 12 या लाइबोर प्लस 8% लगाता वो आपको। तो ऐसा मत समझना कि ये 6 महीने का रेट है, लाइबोर प्लस 10% 6 महीने का नहीं है, 6 महीने के लिए या 6 महीने में पेमेंट करना है, इसलिए पर एनम रेट है। द कंपनी एंटिसिपेट्स अ राइज इन लाइबोर। ऑब्वियसली बोरोवर है तो नुकसान तो यहीं हो सकता है, अगर फॉल वाला होता तो कोई टेंशन ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं बनता। हेंस इट प्रपोजेस टू बाय अ कैप ऑप्शन फ्रॉम इट्स बैंकर एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 8%। यहाँ पे वो अपर लिमिट फिक्स करना चाहते हैं 8% की। अब अपर लिमिट जो 8% की फिक्स की है, ये आप मेरे को एक चीज़ बताओ, मेरे को बोलता हूँ यार, मुझे एक चीज़ बताओ। हमारे यहाँ पे ना मेरे को वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा कभी कभी मुँह में आ जाता है, बट ठीक है, आगे बोलता हूँ। मैं क्या बोल रहा था, हाँ, 8% जो है ये मेरा लोन का इंटरेस्ट रेट होना चाहिए या कुछ और? देखो, 2 चीज़ है, मेरे लोन का इंटरेस्ट रेट है लाइबोर प्लस 10%,
और सिर्फ वेरिएबल रेट है लाइबॉर। अब आप मुझे बताओ कि वो जो स्ट्राइक रेट है 8% की, इसके अगेंस्ट में कंपेयर करूंगा या इसके अगेंस्ट में करूंगा? बहुत सिंपल सी बात है सर, सिर्फ मैं लाइबॉर के अगेंस्ट में कंपेयर करूंगा। 8% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैं इससे कैसे कंपेयर कर सकता हूं जब मुझे डायरेक्टली पता है 10% तो उसमें फिक्स हमेशा का है। यानी आप कितना भी मिनिमम लाइबॉर ले लो 10 से ऊपर ही आएगा, टोटल 10 से ऊपर ही आएगा। यानी हर बार प्रीमियम पे ऑफ आएगा ही आएगा। इंश्योरेंस कंपनी इतना पागल थोड़ी है कि 8% आपको बोल देगी जबकि उनको पता है 10% लगना है। कभी भी जो चीज़ फिक्स नहीं होती उसके अगेंस्ट में आपको इंश्योरेंस दिया जाता है। अभी कार का एक्सीडेंट होना फिक्स होता, मान लो कि पता है कार का एक्सीडेंट होने ही वाला है, श्योर है 100%, तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस बेचेगी ही नहीं। 5 रुपये लेके 500 रुपये का इंश्योरेंस आपको क्लेम क्यों देगी जब उनको कंफर्म पता है? तो 8% का फिक्स क्यों करेगी जब उनको पता है 10% हर बार जाना ही है? तो कोई भी चीज़ जो फिक्स होगी ना उसके अगेंस्ट में कैप ऑप्शन कभी नहीं दिया जाता। जो कैप ऑप्शन आप लोगे वो सिर्फ वेरिएबल इंटरेस्ट रेट के अगेंस्ट लोगे, जो कि है लाइबॉर। तो ये जो 8% है इसका मतलब होता है कि लाइबॉर 8% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मेरा लोन नहीं, मेरा लोन तो लाइबॉर प्लस 10% का है, लाइबॉर 8 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है सर। जो लमसम प्रीमियम हमने पे करना है वो है 1% पूरे रीसेट पीरियड्स के लिए। कितने रीसेट पीरियड्स है सर? 4। 24 महीने में 6 महीने के कितने रीसेट पीरियड होते हैं? 4। एंड द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% पर एनम। इसका एज सच कोई इस्तेमाल नहीं है पूरे क्वेश्चन में। हाँ, हालांकि अगर आपको लोन वोन लेना रहा, मतलब लोन नहीं, लोन तो खैर आप ले रहे हो, यहाँ पे कोई डिस्काउंटिंग करनी रही, आपको थोड़े टाइम के लिए कहीं और बोरो करके कुछ और देना रहा, तो इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट रेट है ये। एक्चुअल पोजीशन जो लाइबॉर की थी ड्यूरिंग द फोर्थ कमिंग रीसेट पीरियड इज एज अंडर। पहला रीसेट पीरियड, दूसरा रीसेट पीरियड, तीसरा रीसेट पीरियड, तीनों रीसेट पीरियड में लाइबॉर ये था। अब आप ध्यान देना, लाइबॉर ये था और हमारा स्ट्राइक रेट था 8, 8, 8। यानी तीनों केस में हम ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे और यहाँ 1% वापस मिलेगा, यहाँ 1.5% वापस मिलेगा और यहाँ 2% वापस मिलेगा। लेकिन फिर से बता रहा हूँ, ये रेट पर एनम है, ये भी 8% पर एनम है, तो डिफरेंस भी पर एनम निकला, जबकि रीसेट पीरियड 6 महीने के। यानी कि 0.5, 0.75 आधा आधा कर लो ना 6 महीने का, और 1%। इतना हमें पे ऑफ मिलेगा। किस पे सर? पूरा 15 मिलियन पे 0.5% निकाल लो, फिर 0.75 और 1% निकाल लो। लेकिन अभी ध्यान देना, असली कहानी ये नहीं, ये बहुत आसान है। आप नोटिस करना कि जो रीसेट पीरियड 24 महीने के 24 महीने में 6 महीने के जो होने चाहिए थे वो थे 4, लेकिन आपको टेबल सिर्फ 3 का दिया हुआ है। ठीक है, मतलब 3 रीसेट पीरियड का दिया हुआ है। अब आप प्रीमियम की बात करते हैं। 1% प्रीमियम किस पे अप्लाई होगा? 15 मिलियन पे। तो प्रीमियम का जो अमाउंट होता है वो है सर 1,50,000 पाउंड का। ठीक है, बट ये प्रीमियम एक ही बार में दिया 4 रीसेट पीरियड के लिए। तो अब मुझे बताओ 1,50,000 को क्या इससे कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी यहां जो आपको पे ऑफ मिलेगा तीनों बार का, क्या उसको मैं 1,50,000 के अगेंस्ट में कंपेयर कर सकता हूं? नहीं कर सकता। मैं ये नहीं बोल सकता, मान लो यहां पे टोटल मिला के मुझे 5 लाख का फायदा हो गया, पे ऑफ मिला, पे ऑफ आ रहा है ना, 5 लाख वापस आ जाएंगे मान लो, तो क्या 5 लाख वापस आ गए और 1.5 लाख दिए, ऐसा मैं बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता, क्योंकि जो 1,50,000 दिए वो 4 रीसेट पीरियड के लिए दिए और यहाँ इन्होंने डेटा 5 का ही दिया, 3 का ही दिया है। तो ऐसे टाइम पे क्या करोगे? बहुत सिंपल है सर, ये आज की वैल्यू है। आप एक काम कर सकते हो, आप 1,50,000 को चारों रीसेट पीरियड में बांट दो कि अगर हर साल या हर 6 महीने में प्रीमियम का पेमेंट करना होता तो कितना करते। बहुत सिंपल है, ये प्रेजेंट वैल्यू है, आप एन्युटी निकाल लो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने देखा था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी। अब मैं आपको बहुत बोल दिया, यहाँ पे ही करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, ये 1,50,000 आप दे रहे हो सर पूरे चारों रीसेट पीरियड का, लेकिन डेटा सिर्फ 3 का दिया हुआ है। तो 3 के डेटा को जब आगे कंपेयर करना पड़ेगा तो इसमें से कितनी वैल्यू लोगे? 1,50,000 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि वो चारों का था। इसलिए हम क्या करेंगे, 1,50,000 को तोड़ देंगे।
तो यहाँ का प्रीमियम, यहाँ का और यहाँ का प्रीमियम निकाल लेंगे और फिर इसको भूल जाएंगे। नहीं दिया है डेटा, नहीं दिया, प्रीमियम भी भूल जाओ। प्रीमियम प्रैक्टिकली देखा जाए तो इतना जाएगा स्टार्टिंग में, बस कंपेयर करने के लिए प्रॉफिट लॉस हम इन 3 को लेंगे। अब यहाँ पे हम पे ऑफ ले लेंगे तीनों का, और ये तो आएगा पैसा, और हम दिखाएंगे कि ये पैसा गया, और हम दिखाएंगे कि ये देखो नेट प्रॉफिट हमारा इतना हुआ। अब आप ये प्रीमियम हर टाइम का कैसे निकालोगे? एन्युटी वाले कॉन्सेप्ट से। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ध्यान देना, इज इक्वल टू एन्युटी इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ये तो आपने देखा ही था टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, याद होगा पहला वाला लेक्चर। लेकिन अब ध्यान देना, ये जो पीरियड है ना, ये 6-6 महीने के हैं सर, साल भर के नहीं है। तो एन्युटी का मतलब तो साल भर होता है, 6-6 महीने के पीरियड है, तो रेट भी आपको 6 महीने का लेना पड़ेगा। कौन से रेट से डिस्काउंटिंग करोगे? मैंने बोला था एक रेट ऐसा क्वेश्चन में दिया है जो कोई काम का नहीं है, 7%, ये उसी के लिए दिया हुआ है, लेकिन 7% पर एनम है, तो हम उसको आधा कर लेते हैं क्योंकि 6 महीने के लिए लगाना है, और वो 4 बार के लिए ले लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से फ्रेम होता है, 15 मिलियन इंटू 1% इज इक्वल टू एन्युटी इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.035, 1 2 3 4, सो ये आता है 3.6731। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाई 3.6731 इज इक्वल टू एन्युटी। तो आपका जो प्रीमियम आता है हर 6 महीने का, अगर हर 6 महीने में देना पड़ता तो वो कुछ इस तरह से आता है 40,837। ठीक है, अब आप ध्यान देना आगे क्या करना पड़ रहा है। पहला रीसेट पीरियड, दूसरा रीसेट पीरियड, तीसरा रीसेट पीरियड। जो लाइबॉर दिया था आपको वो कुछ इस तरह से था, 9, 9.5 और 10%। जो स्ट्राइक रेट था वो था कुछ इस तरह से, कैप ऑप्शन का, और ये कैप ऑप्शन है, यानी कि 8% से ऊपर गया तो पे ऑफ मिलेगा। बहुत सिंपल है, आपको इतना ही तो एडिशनल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बैंक को। जो बैंक को आप दे रहे हो, आपने तो इतने इससे ऊपर नहीं देना चाहते थे, लेकिन देना पड़ा ना। एडिशनल इंटरेस्ट जो बैंक को दे रहे हो वो निकाल रहे हैं, टोटल इंटरेस्ट नहीं निकाल रहे। टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा सर इसमें 19%, 10 + 9, इसमें आ जाएगा 19.5%, इसमें आ जाएगा 10, इसमें तो 20% आ जाएगा पूरा। बट टोटल इंटरेस्ट तो निकाल ही नहीं रहे ना, हम तो जितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो निकाल रहे हैं। 8 और 10 18% होता है, वैसे देखा जाए तो 18% होना चाहिए था, 19 आ रहा है, तो 1% का डिफरेंस है। आप 19 और 18 में 1% निकाल लो, या 9 और 8 में निकाल लो, बात तो सेम है। 15 मिलियन, आप यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा दो, 15 मिलियन इंटू 1% का एक्स्ट्रा पेमेंट करा, लेकिन वो 6 महीने के लिए ही था, तो आधा हो जाएगा 0.75%, तो ये आता है 1,12,500। यहाँ पे 15 मिलियन में 1.5% आ रहा है, एक्स्ट्रा जो पे कर रहे हो उसको 6 महीने में कन्वर्ट कर दो तो 0.75% होता है। एक 15 इंटू 0.75%, तो ये कितना आ रहा था? ये तो 75,000 आएगा, और ये आएगा 1,12,500, और ये 15 मिलियन इंटू 2% इंटू 6/12 कर दो तो ये आएगा 1,50,000। तो ध्यान देना, क्योंकि लाइबॉर बढ़ा इस वजह से हमें इतना इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ा। ये क्वेश्चन में हमें टोटल इंटरेस्ट निकालना ही नहीं है, निकालना है तो अलग से रो बना लो, टेबल बना लो, लिख लो, अपने नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, नॉलेज बढ़ा लो, यहाँ ज़रूरत नहीं है। एडिशनल इंटरेस्ट जो हम बैंक को दे रहे हैं वो इतना दे रहे हैं, इतना ही हमें रिसिप्ट मिल जाएगी। रिसिप्ट
अंडर कैप ऑप्शन, मैं इसको ठीक से लिख लेता हूँ, रिसिप्ट अंडर कैप, यही पैसा वापस हमें मिल जाएगा। पर ये रिसिप्ट हासिल करने के लिए हमने कुछ प्रीमियम पे किया है, वो था सर आपका, देखो यहाँ पे 40,837 हर 6 महीने का, अगर आपको ऐसे निकालना है तो प्रैक्टिकली तो 1,50,000 ही स्टार्टिंग में दिया होगा, तो नेट रिसिप्ट जो है वो निकाल लो, इतना मिला, इतना दिया हर बार, हर 6 महीने में, इतने में तो हमें सिक्योरिटी इंश्योरेंस मिला, लेकिन इतना उसका क्लेम हुआ। सो 75,000 इंटू 4837 माइनस, तो वो आ गया 34,163 का नेट फ़ायदा, माइनस 4837 71,663 का नेट फ़ायदा, एक 1,09,163 का नेट फ़ायदा आ गया। अब आप देखो, आप अगर टोटल करोगे, वैसे तो करना बनता नहीं है, लेकिन 3,37,500 का आपने इंटरेस्ट ज़्यादा पे किया था, वो आपको पूरा वापस मिल गया। लॉजिकली बस कैलकुलेशन लगाए तो, और उसके लिए प्रीमियम 1,22,511 का ही आपने एक्स्ट्रा पे किया। यानी कि नेट फ़ायदा 214,989 का, बस एक एनालिसिस के लिए है। ये है सर सारी कहानी, मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, 1,50,000 का आप एक्चुअल में पेमेंट करोगे प्रीमियम का चारों रीसेट पीरियड के लिए, लेकिन क्वेश्चन में 3 ही रीसेट पीरियड दिए है और तीनों के कैश फ्लो को कंपेयर करना है, तो हमने हर बार का प्रीमियम निकाल लिया। उसके बाद हमको पता चल रहा है कि तीनों बार हमने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया है, ऑप्शन में पे ऑफ आएगा विच इज़ द मैक्सिमम ऑफ S माइनस के, तो यहाँ 1%, यहाँ 1.5%, यहाँ 2% का पे ऑफ आ रहा है, लेकिन 6 महीने के लिए निकालना है, तो आधा आधा कर देंगे, 6/12 15 मिलियन से, तो इतना पे ऑफ बनता है, प्रीमियम इतना बनता है, नेट में फ़ायदा इतना। सिंपल सी कहानी। क्वेश्चन यही पूछ रहा था, यू आर रिक्वायर्ड टू शो हाउ फार इंटरेस्ट रेट रिस्क इज हेज्ड, कितने लिमिट तक हमने इंटरेस्ट रेट रिस्क को हेज कर लिया। अब आप बताओ इसमें से कितना आपने हेजिंग कर लिया, कितना हेजिंग कर लिया। बहुत सिंपल है सर, अगर आप ऑप्शन नहीं लेते तो आप इतना एक्स्ट्रा पे कर बैठते, मानते हो बात को, 3,37,500, लेकिन ऑप्शन लेने की वजह से आपको फ़ायदा कितना हुआ, कितने से रिस्क कम हुआ, इतने से रिस्क कम हुआ, 2,14,989। सो हाउ फार का आंसर है 2,14,000। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे एक बहुत ही भद्दा सा फॉर्मूला दिया है उसी प्रीमियम को निकालने का, जबकि वो सिंपल ऐसा दे सकते थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, इससे भी सेम ही आंसर आता है। तो ये रहा 4837 आता है अपना। इंस्टीट्यूट नीचे नोट दे ही रहा है कि थोड़ा आंसर बदल सकता है। और ये वो 3 रीसेट पीरियड, ये देखो एडिशनल इंटरेस्ट जो पे किया वो वापस मिल गया, अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, और उसके बाद हमने जो प्रीमियम पे किया और नेट अमाउंट जो आया। तो आप देख सकते हो, अगर प्रीमियम नहीं, इंश्योरेंस नहीं लेते, कैप ऑप्शन नहीं लेते, तो इतना ज़्यादा पे कर बैठते, नुकसान होता, लेकिन लेने की वजह से हमको ये पूरा मिल गया, लेकिन उसके बदले ये प्रीमियम देना पड़ा, तो नेट में हमको इतना फ़ायदा हुआ। दस फ्रॉम अबव इट कैन बी सीन दैट द इंटरेस्ट रेट रिस्क अमाउंट ऑफ 3,37,500 इज रिड्यूस्ड बाय दिस मच अमाउंट, यानी इतने से हमने हेजिंग कर ली, इतने से, पूरा तो नहीं हो पाया बट इतने से हो गई। कहानी सिंपल, ख़त्म। क्वेश्चन समझ आया इस बार का? ये क्वेश्चन था तो इजी, बस प्रीमियम को 4 इसमें डिवाइड करना था और फिर सेटलमेंट का वो निकालना था। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो सर, अब क्वेश्चन नंबर 25। XYZ इनकॉर्पोरेशन ने इशू किया है $10 मिलियन का फ्लोटिंग रेट लोन ऑन जुलाई 1, 2016। फ्लोटिंग रेट लोन, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर होगा।
with a resetting of coupon rate every 6 months equal to LIBOR plus 50 basis point, L plus 0.50%. 50 basis point का मतलब होता है 0.50%. XYZ is interested in a कॉलर स्ट्रेटेजी. अब हमें ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि कॉलर स्ट्रेटेजी होती क्या है. आ जाओ देखो, अगर आप बोरोवर हो और या फिर आप इन्वेस्टर हो, दोनों केस में आप कॉन्फिडेंट हो कि बोरोवर के केस में आप कॉन्फिडेंट हो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने ही वाले, और रिस्क तो तभी आएगा. इन्वेस्टर के केस में अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि रेट गिरने वाले, देखो अगर बोरोवर है और इंटरेस्ट रेट गिरने वाले ये लग रहा है तो चिंता की बात ही नहीं है, कम इंटरेस्ट पे करते जाओ हर बार, रिस्क ही नहीं है. इन्वेस्टर को भी अगर लग रहा है कि रेट बढ़ने वाले तो रिस्क है ही नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता जाएगा. देखो हमारा चैप्टर का जो नाम है वो है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, तो कहानी तभी बनेगी जब रिस्क होगा. रिस्क कहाँ है? बोरोवर को इंटरेस्ट रेट बढ़ने में, इन्वेस्टर को इंटरेस्ट रेट गिरने में रिस्क है. तभी तो आप और मैं बैठे हैं सर, टाइम डाल रहे हैं इतना ज़्यादा. ठीक है, अगर ये रिस्क होता है तो उसके लिए हेजिंग करेंगे हम, हेजिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ेगी ना. वी नीड टू हेज. अब आप ध्यान देना, हेज करना है तो बताओ बढ़ते हुए रेट में किस तरह का ऑप्शन खरीदना चाहिए बोरोवर ने, कैप या फ्लोर. ऑब्वियसली ही विल बाय कैप, क्योंकि वो अपर लिमिट फिक्स करना चाहता है, और ये जो बंदा है ये बाय करेगा फ्लोर ऑप्शन, क्योंकि वो लोअर लिमिट फिक्स करना चाहता है. अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आप ना थोड़ा ज़्यादा ही दिमाग लगा रहे हो. बोरोवर मतलब आप नहीं, ये बोरोवर बोलो या इन्वेस्टर बोलो, ये ज़्यादा ही दिमाग लगा रहा है. उसको कंफर्म पता है कि रेट बढ़ने वाले, कैप खरीद लिया, खुद को सिक्योर कर लिया, लेकिन उसने एक और चीज़ करी यहाँ पे, लालचीपना है ना, उसने सेल किया फ्लोर को. यहाँ तो वो ऑप्शन बायर था, ऑप्शन बायर को प्रीमियम पे करना पड़ता है, बट ऑप्शन सेलर को प्रीमियम मिलता है. और आपने ऑप्शन सेल किया मतलब किसी और को राइट दे दिया. कौन सा राइट? लोअर लिमिट वाला राइट, फ्लोर. क्यों करा ऐसा आपने बताओ? सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम के लालच में, क्योंकि ऑप्शन जो बेचने वाला होता है, भले ही कैप बेचो या फ्लोर बेचो, ऑप्शन बेचने वाले को और कोई मतलब नहीं होता प्रीमियम के अलावा, और कोई फ़ायदा हो भी नहीं सकता. और आप कितने दिमाग वाले निकले, क्योंकि आपको पता था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने ही वाले हैं, किसी भी तरह से गिरेंगे तो नहीं. तो आपने खुद को तो प्रोटेक्ट किया, प्लस आपने ऐसे बंदे का फ़ायदा उठाया जिसको उसी दौरान लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट गिरने वाले, एंड यू आर लाइक, तुझे पता तो भी है क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले, लेकिन तुझे लग रहा है ना डर, तो आप उसको बताओगे नहीं कि क्यों बढ़ने वाले हैं ये वो सब, आप उसके डर का फ़ायदा उठाओगे जिसे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट गिरने वाले. ठीक है, तो आप कैसा फ़ायदा उठाओगे? भाई तू एक काम करना, तेरे को लग रहा है ना, तुझे लग रहा है ना कि इंटरेस्ट रेट गिरने वाले हैं, तो तू फ्लोर ऑप्शन खरीद ले, तू लिमिट डाल दे अपनी लोअर लिमिट कि भैया इसके नीचे रेट जाना ही नहीं चाहिए. जबकि दूसरे साइड में आपको लग रहा है रेट ऊपर ही रहेगा हमेशा, नीचे जाएगा ही नहीं. जब जाएगा ही नहीं तो आप पे लाइबिलिटी कभी आएगी नहीं, आप तो सेलर हो, आप पे सिर्फ लाइबिलिटी आ सकती है आखिरी में अगर रेट नीचे गया तो, और यू आर कॉन्फिडेंट कि रेट नीचे नहीं जाएगा. तो आपने उसको फ्लोर बेच दिया, उसने खरीद लिया, वो भी मस्त मौला बैठा है कि चलो ठीक है, अगर नीचे रेट गया तो ऑप्शन सेलर पे करेगा, और आप भी बढ़िया बैठे हो प्रीमियम लेके कि कभी रेट नीचे जाएगा नहीं तो मुझे कुछ देना नहीं पड़ेगा, और मैं प्रीमियम मस्त खा के बैठ जाऊंगा यहाँ पे, तो सिर्फ प्रीमियम के लिए. तो ये जो आपने करा ये लालचीपना. ठीक है, इस केस में सेल ही करोगे फ्लोर. यहाँ पे आप बाय करके कोई मतलब नहीं है फ्लोर, आप फ्लोर खरीदना यानी और प्रीमियम का नुकसान है. और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको एक ही टाइम पे लग रहा है कि रेट बढ़ेंगे भी और गिरेंगे भी, रेट बढ़ेंगे भी और गिरेंगे भी. आप तो या तो बोरोवर या तो इन्वेस्टर हो. ठीक है, सेम थिंग गोज विद द अदर पर्सन. जिसको लग रहा है कि रेट गिरने वाले हैं इन्वेस्टर को, तो उसने खुद का तो लोअर साइड फिक्स कर लिया. अब उसको पता ही है रेट गिरने ही वाले, तो उसने फ़ायदा उठाया ऐसे बंदे का जिसको लग रहा है कि रेट बढ़ने वाले, जिसका अपोजिट व्यू आ रहा है. इसका व्यू है नीचे गिरने का और इसका व्यू है ऊपर जाने का. तो इसने क्या किया? सेल कर दिया उसको कैप ऑप्शन.
किसी और बंदे को लग रहा होगा कि रेट बढ़ने वाले हैं, जबकि हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि रेट गिरने ही वाले हैं। तो हमने तो खुद को प्रोटेक्ट कर लिया फ्लोर खरीद के, बट किसी और को जो लग रहा था कि रेट बढ़ने वाले, हमने उसका फ़ायदा उठाया। तुझे लग रहा है ना कि रेट बढ़ने वाले, तू मुझसे कैप ऑप्शन खरीद ले, मैं बेचता भाई तुझे, मैं तेरा भाई बेचेगा, तू टेंशन मत ले, तू बिंदास सो। हमने उसे कैप ऑप्शन बेच दिया और प्रीमियम ले लिया, क्योंकि प्रीमियम मिलता है ऑप्शन बेचने पे। और हमें पता है कि यार ये लिमिट के ऊपर कभी रेट जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हम तो उल्टा डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, भूल जाओ कि ये ऊपर जाएगा। तो हमारे एग्जैक्ट अपोजिट व्यू वालों को हमने दूसरा ऑप्शन बेच दिया। ऑप्शन कैप हो या फ्लोर हो, सेलर जो होता है उसे सिर्फ प्रीमियम का फ़ायदा होता है, और वो प्रीमियम के लालच में ही ऐसा करता है। ये जो तरीका आपने अपनाया ना, कैप खरीद के सेलर फ्लोर बेचने का, इसको बोला जाता है कॉलर स्ट्रैटेजी। इसको कॉलर स्ट्रैटेजी बोलते हैं। याद रखना, कॉलर स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैप एंड फ्लोर। और कॉम्बिनेशन का मतलब ये नहीं होता कि दोनों खरीद लिया या दोनों बेच दिया, दिमाग भी लगाना पड़ता है। दोनों खरीद लिया इसका मतलब आपको लग रहा है रेट बढ़ेंगे भी और गिरेंगे भी। पागल तो नहीं हो गए हो? अर्थक्वेक या तो आएगा या तो नहीं आएगा, दोनों चीज़ कैसे लग सकती है? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, मतलब ये तो फिर आप तो कोई मतलब ही नहीं निकला, वो तो फिर वापस न्यूट्रल ही हो गए। तो एक आइटम खरीदेंगे, एक आइटम बेचेंगे। जो आइटम खरीदेंगे वो डर हमें होता है, हम बाय इसलिए करते हैं क्योंकि रिस्क को हेज करना होता है। तो जो कॉलर में जो भी बाय किया हुआ है ना, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि बंदा बोरोवर है कि इन्वेस्टर है। कैप खरीदा मतलब उसने अपर लिमिट खुद के लिए सेट कर दी, भैया इसके ऊपर गया तो मुझे फ़ायदा होना चाहिए, मतलब पे ऑफ मिलना चाहिए। इसका मतलब उसको ऊपर जाने का डर है, रिस्क। और फ्लोअर बेचो या कैप बेचो, सिर्फ प्रीमियम का फ़ायदा होता है। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि जितना प्रीमियम आपने कैप खरीदने में लगाया उतना ही फ्लोअर बेचने में मिल जाता है। तो ऐसे टाइम पे आपका नेट प्रीमियम ज़ीरो आता है। ज़ीरो आने से क्या हुआ, आपका ये जो कॉलर है इसे कहा जाता है ज़ीरो कॉस्ट कॉलर। ये जो आपने कॉलर बनाया ना, पोजीशन बना ली, कैप भी खरीद लिया, फ्लोर भी बेच दिया, और पैसा भी कुछ नहीं लगा, क्योंकि जितना दिया उतना वापस आ गया। ज़ीरो कॉस्ट कॉलर, ज़ीरो कॉस्ट कॉलर। इसका मतलब प्रीमियम जो कैप में पे किया है और फ्लोर में रिसीव किया है वो आपको वापस, मतलब ज़ीरो, सेम है। ठीक है, तो अब आपको मैं यहाँ से पूछता हूँ, सर कॉलर स्ट्रैटेजी बोरोवर कैसे बनाएगा? फिर से बात करता हूँ, यहाँ से ऊपर मत देखो। अगर यहाँ से बोरोवर को कॉलर स्ट्रैटेजी बनानी है तो क्या करेगा वो, किस तरह से बनाएगा? बहुत सिंपल, बोरोवर पहले अपना रिस्क हेज करेगा। बोरोवर को रिस्क है रेट्स ऊपर जाने का, तो वो अपर लिमिट डालेगा, इसलिए ही विल बाय कैप्स, और दूसरा बेच देगा। ऐसे बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा आएगा जब आपको पता नहीं चलेगा कि कैप खरीदना है कि बेचना है, तब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो रिस्क हेज करना है वो वाला ऑप्शन हम खरीदेंगे। और इन्वेस्टर के लिए सर, या डिपॉजिटर के लिए, उसको रिस्क है कि रेट्स गिरेंगे, तो वो पहले अपनी साइड को सेव करेगा लोअर लिमिट को फिक्स करके, यानी कि वो बाय करेगा फ्लोअर और दूसरा ऑप्शन बेच देगा। ऐसे ध्यान रखना है आपने। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। अब उसने क्या किया, अब देखो ये है बोरोवर, बोरोवर है ना, उसने तो लोन लिया है। ही इज़ इंटरेस्टेड इन अ कॉलर स्ट्रैटेजी। कॉलर स्ट्रैटेजी कैसे बनाएगा बोरोवर? पहले तो कैप खरीदेगा, खुद की लिमिट फिक्स कर लेगा और फ्लोअर बेचेगा बाय सेलिंग अ फ्लोअर एंड बाइंग अ कैप। क्वेश्चन में लिख दिया, मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं लिखा आया तो भी आपको पता होना चाहिए। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन द क्वेश्चन। अगली बार इंस्टीट्यूट को थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे करना है ना, वो सेम क्वेश्चन सेम फिगर के साथ दे देगी, सिर्फ वो लाइन हटा देगी। अब आप लिखते बैठो कि आपको सेल करना था कि बाय करना था। कुछ बच्चे क्या करके आएंगे, फ्लोर खरीद के आएंगे, कैप बेच के आएंगे। दोनों, कुछ बच्चे तो दोनों बेचेंगे, दोनों खरीदेंगे। तो ऐसे टाइम पे दिमाग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इंस्टीट्यूट ऐसे ही करती है, बस छोटा सा वर्ड बदल देती है, उससे मीनिंग और आंसर सब बदल जाता है। ठीक है, आगे देखो। XYZ बाय करता है 3 साल का कैप और सेल करता है 3 साल का फ्लोअर एज पर द फॉलोइंग डिटेल। नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट $10 मिलियन की फिक्स हो चुकी है दोनों के बीच में, और 6 महीने का लाइबोर रहेगा रेफरेंस का, क्योंकि 6 महीने में पेमेंट करना है।
तो 4% का स्ट्राइक रेट है फ्लोर के लिए, 7% का स्ट्राइक रेट है कैप के लिए। इसका मतलब 7% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 4 से नीचे नहीं जाना चाहिए। फ्लोर तो वही होता है। और एक चीज़, आप यहाँ पे सेलर हो फ्लोर में और यहाँ पे बायर हो, इसका मतलब क्या है कि अगर 7 से ऊपर गया तो आपको पे ऑफ मिलेगा, यानी आपकी रिसिप्ट होगी, पैसा आएगा। लेकिन फ्लोर तुम्हें तो आप सेलर हो, 4 से नीचे गया तो उसको मिलेगा जिसने खरीदा है और आपको देना पड़ेगा, आपका कैश आउटफ्लो रहेगा, आपका पेबल रहेगा। मैं बोल रहा हूँ सेलर को मेच्योरिटी पे फ़ायदा हो ही नहीं सकता, नुकसान ही आएगा या तो ज़ीरो। ठीक है, सिंस प्रीमियम पेड फॉर कैप एंड प्रीमियम रिसीव्ड फॉर फ्लोर इज सेम, दैट्स वाई प्रीमियम जो टोटल पे किया वो ज़ीरो है। इस वाले कॉलर को ज़ीरो कॉस्ट कॉलर कहा जाता है। यूजिंग द फॉलोइंग डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन इफेक्टिव इंटरेस्ट जो आपने पे किया हर रीसेट डेट पे, हर 6 महीने में जो इंटरेस्ट आपने पे किया, 3 साल का है, 6 महीने के टोटल 6 बार आपके पीरियड आएंगे, और एवरेज ओवरऑल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ध्यान देना, लोन लिया है आपने, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो आप लोन चुकाओगे बैंक को उस डेट पे लाइबॉर प्लस 50 बेसिस पॉइंट में, ठीक है। ये आप हो, ठीक है, ये बैंक है। हर रीसेट डेट पे एक ये कैश फ्लो आपका फिक्स हो गया, लाइबॉर प्लस 50 बेसिस पॉइंट, ये कैश आउटफ्लो है, ठीक है। और अब दो चीज़ होगी सिर्फ, हर रीसेट डेट पे इधर से पैसा आएगा और इधर जाएगा। ये कौन है सर? कैप ऑप्शन। ये है सर फ्लोर ऑप्शन, ठीक है। ये है कैप, आप बायर हो ना कैप के, और सेलर के, सॉरी फ्लोर के आप सेलर हो, तो ये हो गया कैप सेलर और ये हो गया फ्लोर बायर, दूसरी पार्टी जो है। सो ध्यान देना, जो बायर होता है सिर्फ उसे ही मिलता है। जैसा सेलर है तो देखो दे रहा है, और आप इधर सेलर हो तो आप दे रहे हो, ऐसा। और कितना सर? बहुत सिंपल है, ये आएगा आपका S माइनस के और ये आएगा आपका K माइनस S, या तो ज़ीरो या तो ज़ीरो, और वो मैक्सिमम। ये हर बार 3 कैश फ्लोज होगी। तो ध्यान देना, आपके जेब से ये जा रहा है और ये जा रहा है, सो ये अमाउंट दोनों ऐड होगी और ये माइनस हो जाएगी अगर कोई है तो। अब देखो नेक्स्ट, ये आपको हर डेट पे लाइबॉर दिए हुए, ठीक है। सबसे पहला तो आप इंटरेस्ट पे करोगे बैंक को, कितना सर? 6.5, सही बोल रहा हूँ? 0.50 बेसिस पॉइंट ज़्यादा है ना, 8%, 5.5, 4.5, 4.25 और 4.75, ये इंटरेस्ट आप दोगे बैंक को। इसके बाद में आपकी कैप की रिसिप्ट आ सकती है, अगर स्ट्राइक रेट कितना है इसमें? 7% का, 7% के ऊपर कहीं रेट गया तो, जो सिर्फ इस केस में जा रहा है, बाकी कहीं नहीं जा रहा, तो रिसिप्ट कितनी आएगी सर? 0.5% की रिसिप्ट आएगी, जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। आउटफ्लो को बाहर रख रहा हूँ, इनफ्लो को ब्रैकेट में रख रहा हूँ। 7 और 7.5%, 7 एंड 7.5% के बीच का जो गैप है वो आपको मिल जाएगा। और तीसरा आएगा सर फ्लोर पेएबल, क्योंकि आप सेलर हो तो 4% के नीचे अगर रेट गया तो आपको देना पड़ जाएगा, लेने के देने बोलते हैं उसको। तो देख लो कहाँ गया, ये पॉइंट पे गया सिर्फ एक बार, 4 के नीचे, यहाँ तक तो 4 ही था, तो 4 के नीचे। आप इससे कंपेयर मत कर लेना, बैंक को जो देना है उससे कोई लेन देन नहीं होता कैप फ्लोर का, लाइबॉर से होगा। तो आपको यहाँ पे 0.25 और देना पड़ जाएगा, 4 और 3.75 के बीच का डिफरेंस। अब आपको इन सब का टोटल कर लेना है, सिंपल। 8 और ये 7.5% आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4.5। मैंने तो परसेंटेज लिखा, आपको अमाउंट लिखना है हर कॉलम में। ये देखो क्वेश्चन में डेज निकाला है हर बार के। मेरे को थोड़ा सा यहाँ का डाउट है, क्वेश्चन में 182 डेज़ क्यों लिया? क्योंकि हर 6 महीने में देखा जाए तो 184, 181, 184, 181, 184, 181 डेज़ होना चाहिए था, यहाँ पे इन्होंने 182 डेज़ लिया, जो कि थोड़ा गलत लगता है, ठीक है। और ये लाइबॉर प्लस 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट का पेमेंट आ गया,
6 महीने का है, ध्यान देना। तो आप ये जो 6.5% निकाल रहे हो ना, उसको आधा करना है बाद में। आधा यानी 184 डिवाइडेड बाई 365। क्यों करना है ये भी बताता हूँ। आई थिंक क्वेश्चन ने कहीं बोला है, नहीं क्वेश्चन ने बोला नहीं है, ठीक है बोला नहीं है तो नॉर्मली निकालना है, निकाल लिया। अब इंस्टीट्यूट ने इसके आंसर्स में थोड़ा सा गड़बड़ करी है। अब मंथली भी लेते तो मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो। सो ये देखो, आपको एक यहाँ पे रिसिप्ट हुई है और यहाँ पे पेबल आया है, बस सिंपल। और ये कैसे निकला 24,795? बहुत सिंपल है, ये देखो यहाँ से निकाल के बताता हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है पहले एक बार, 10 मिलियन। ये देखो 10 मिलियन ना, 10 मिलियन पे 0.5% कितना आता है? 50,000। 50,000 इंटू 180 कितना डेज है? 1 डेज। 181 डेज डिवाइडेड बाय 365 तो वो आता है 24,795। ये रहा 24,795। आया समझ में कैसे कैलकुलेट हुआ ये? बाकी तो कहानी सिंपल है। हाँ, टोटल ध्यान में रखना कि ये आउटफ्लो है आपका, ये कैश आउटफ्लो है, ये कैश इनफ्लो है, ये कैश आउटफ्लो है, तो टोटल बराबर करना। फिर ये सब की टोटल करी 1663,698। तो इतना इंटरेस्ट आपने हर नेट में कैप और फ्लोर सब एडजस्ट करके इतना इंटरेस्ट पे किया, वो भी 3 सालों में, 1096 डेज में। एक्चुअली 95 होना चाहिए बट ठीक है। तो एक साल में कितना? 365 डेज में। तो वो आ गया 5.54%। यह है सर एवरेज पर एनम रेट। उन्होंने सेकंड वाले पार्ट में पूछा नहीं था कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बताओ, एवरेज, वो भी हमने एवरेज ले लिया यहाँ पे ऐसे। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि एवरेज पूछ रहे हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन हुआ समाप्त। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। और ये तो और भी आसान क्वेश्चन है, देखो। अब ABC लिमिटेड इज रेजिंग अ लोन एट अ फ्लोटिंग रेट ऑफ लाइबोर प्लस 20 बेसिस पॉइंट। लोन उठा रहे तो बोरो हो गया तो रिस्क क्या है? इंटरेस्ट रेट बढ़ने का। तो यहाँ कैप ऑप्शन ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। अगर हेज करना है तो हमारा L प्लस 0.2% का है लोन का रेट। इट एंटिसिपेट्स अ राइज इन द इंटरेस्ट रेट एंड इज कंसिडरिंग हेजिंग अगेंस्ट दिस रिस्क, ठीक है। लोन जो रेज होगा वो होगा सर इस टाइम पे 1 ईयर 1 पे, एंड इट इज एक्सपेक्टेड एंड द एक्सपेक्टेड लाइबोर फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर इन द ब्रेक ऑफ 6 मंथ्स। ये भी 6 मंथ्स के सेटलमेंट वाला किस्सा है। तो अगले 2 साल के लिए 4 बार आपको दिया हुआ है कि 1 जनवरी 1 जुलाई 1 जनवरी 1 जुलाई को इंटरेस्ट रेट क्या है। फॉलोइंग हेजिंग स्ट्रेटेजीज हैव बीन सजेस्टेड। अब आप बैंक से लोन ले रहे हो लाइबोर प्लस 20 बेसिस पॉइंट, तो बैंक को कितना देना पड़ेगा? 5.7, 20 बेसिस पॉइंट ऐड करके 7.2, 5.7, 3.7। बैंक को क्या लेन देन है, बाकी आप कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर बैंक को आउटफ्लो दिखाना है तो वो इतना है, ठीक है। फॉलोइंग हेजिंग स्ट्रैटेजीज, 1-2 साल का आप इतनी स्ट्राइक प्राइस वाला कैप ले लो और प्रीमियम आपको 0.5 देना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। लोन की ना अमाउंट कहीं नहीं लिखी है, यानी कि हमको परसेंटेज में ही सारा कैलकुलेशन दिखाना है। तो कैप कर लो आप 5.5 का, ठीक है। अगर आप कैप ऑप्शन लेते हो ना 5.5 का, तो देखना सिर्फ यहाँ पे आपका रिसिप्ट आएगा, क्योंकि बाकी किसी भी केस में 5.5 के ऊपर नहीं जा रहा है रेट। तो यहाँ जो रिसिप्ट आएगा वो रहेगा 1.5%, लेकिन हर केस में आपको 0.5% का प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर कि फिर जब ऐसा ही तो हम क्यों चुकाए? भाई आज आप ले रहे हो कैप ऑप्शन, ये तो पता नहीं है ना, एंटिसिपेटेड है, अंदाज़ा लगा रहे हो, तो प्रीमियम है 0.5 का। एक 2 साल का ज़ीरो कॉस्ट कॉलर भी बना सकते हो। अब बोरोवर हो और कॉलर बनाना है तो कैप खरीदना ही पड़ेगा। इस क्वेश्चन में ध्यान देना, कहीं पे भी उन्होंने नहीं बोला कि कैप खरीदना है या बेचना है। यहाँ पे ही तो मैं बोल रहा था कि इंस्टीट्यूट ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ये कहाँ का क्वेश्चन है तो इंस्टीट्यूट का ही, पता नहीं मैंने रेफरेंस क्यों नहीं दे पाया। मैं यहाँ पे अगली बार देखता हूँ, यहाँ पे ना रेफरेंस करके लिखता हूँ, क्यों हटाया हुआ है पता नहीं। चलो, तो जीरो कॉस्ट कॉलर बनाना है। बोरोवर को कॉलर बनाने के लिए पहले बताओ आपको अपर लिमिट में रिस्क है,
अपर लिमिट फिक्स करनी है तो कैप हम खरीदेंगे, फ्लोर हम बेचेंगे। दोनों खरीदना दोनों बेचना कॉलर स्ट्रैटेजी नहीं होती। दोनों बेचा यानी कि आप लालची हो, प्रीमियम कमाना चाहते हो और बहुत ज़्यादा रिस्क लेके और रिस्क बढ़ा रहे हो। कैप ऑप्शन खरीदा, फ्लोर बेचा। अगर आप इन्वेस्टर होते और कॉलर बनाने की बात होती तो कैप बेचता मैं, फ्लोर खरीदता। ठीक है, अब ये जीरो कॉस्ट है यानी कि इसमें प्रीमियम जितना मिल रहा है उतना जा रहा है। जीरो कॉस्ट से तो समझ में आ रहा ना कि एक चीज़ खरीद रहे हैं एक चीज़ बेच रहे हैं। ठीक है, जीरो हो गया तो प्रीमियम का टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे कैप की लिमिट है 6.5, ध्यान देना। ये पहला वाला किस्सा। अब कैप की लिमिट है 6.5 और वो भी सिर्फ इसी केस में ज़्यादा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कैप में पे ऑफ आ जाएगा 0.5% का। 6.5 और 7 के बीच का डिफरेंस। और आप फ्लोर देखो, फ्लोर है 4.5, तो इस केस में सिर्फ फ्लोर एक्सरसाइज होगा, वो भी सामने वाला एक्सरसाइज करेगा, हम तो सेलर है, तो हमारा यहाँ पे आउटफ्लो आ जाएगा 1% का। 4.5 और 3.5 के बीच का डिफरेंस, और प्रीमियम जीरो है। ठीक है सर, अब ध्यान देना, अगर हमने हेजिंग नहीं करी तो क्या होगा, सिर्फ कैप लिया तो क्या होगा और कॉलर लिया तो क्या होगा। हमको तीनों में बताना है कि इन 6 महीने में क्या होने वाला है। मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने हेजिंग नहीं ली तो कुछ नहीं, सिंपल ये वाली कैश फ्लोज है ना, ये वाली दिख रही है 5.77, बैंक को पैसा दे दो ना, बैंक को अपना अपना इंटरेस्ट दे दो, और करना ही क्या है। ये देखो 5.7, 7.2, 5.7, 3.7, 5.7, 7.2, 5.7, 3.7, और उसका आपने क्या किया, बाद में एवरेज निकाल लिया कि एवरेज पर एनम कितना पड़ रहा है। ठीक है, अब आप कैप ऑप्शन लो। कैप ऑप्शन लोगे तो भी बैंक को तो इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा कि नहीं, लोन तो लिया है ना। तीनों केस में बैंक का तो आएगा ही आएगा, पर इसके साथ अब ये आ जाएगा 7.2 में से 1.5 माइनस हो जाएगा क्योंकि आपको वापस मिलेगा, और सब में 0.5 ऐड हो जाएगा। तो अब ये 3 रो पकड़ो, 1 2 3, ये 3 कॉलम पकड़ो, ये आ जाएगा यहाँ पे। ये देखो 1 2 3, और यहाँ 1.5 वापस आ गया। तो ये तो सेम है वैसे का वैसे ही। 1.5 माइनस करके सब में 0.5 ऐड कर दो, क्योंकि ये तो कैश आउटफ्लो है, प्रीमियम तो देना ही पड़ा आपको। तो ये आ गई नेट कॉस्ट 6.2, 6.2, 6.2 और 4.20, कहानी ख़त्म। एवरेज आया 5.70। अब आप ले लो कॉलर। अब आप कॉलर लोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं सर, पहला ये कॉलम, इसके बाद ये कैप रिसिप्ट और फ्लोर पेमेंट, प्रीमियम है ही नहीं, ज़ीरो है। तो आप क्या करोगे, ये 5.7 का आ गया 5.7, ये 7.2 में से 0.5 माइनस हो जाएगा, 0.5 का ही रिसिप्ट है, तो ये हो जाएगा अगेन 6.7 ना 20 और 30, ये आ जाएगा 5.7, और ये आ जाएगा 3 और 1 4.7, ये भी जाएगा 3.7 और 1 भी जाएगा, क्योंकि आपका तो सेलर थे आप यहाँ पे। ये देखो लास्ट वाले केस में ये तो वो ही के वो ही रही, यहाँ 0.5 का फ़ायदा और यहाँ 1 का गया, इसका भी एवरेज निकाला तो 5.7 आया। अब आप देखना, सबसे सस्ता तो आपको एक्चुअली हेजिंग नहीं करने में मिल रहा है 5.575, यहाँ भी 5.7 पड़ रहा है, वहाँ भी 5.7। कंपनी शुड नॉट हेज इट्स इंटरेस्ट रेट रिस्क एज एवरेज कॉस्ट इज लीस्ट इफ नो हेजिंग इज डन। स्टूडेंट्स नोट, क्या है नोट भाई, देख लो। कैप की स्ट्राइक और फ्लोर की स्ट्राइक इज कंपेयर्ड ओनली अगेंस्ट द फ्लोटिंग रेट, ये तो मैंने ही लिखा है, लाइबॉर, एंड नॉट अगेंस्ट लाइबॉर प्लस 20 बेसिस पॉइंट। ये फिक्स अमाउंट जो होती है ना, ये जो फिक्स पार्ट होता है, इसके अगेंस्ट कोई हेजिंग नहीं मिलती। मान लो नुकसान होने ही वाला है, उसके अगेंस्ट कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता। ठीक है सर, ऑल द फिगर्स गिवन अबव आर ऑन द पर एनम बेसिस। ठीक है, ये सारी जो फिगर्स है पर एनम पे, अमाउंट तो दी नहीं है पूरे क्वेश्चन में, परसेंटेज पे ही कैलकुलेशन करना है, तो हाफ ईयर का करने का नौबत ही नहीं पड़ी। ये तो और मतलब सबसे इजी क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है सर, ये हो गया आपका कैप, कॉलर, फ्लोर। 2 क्वेश्चन कॉलर के देख लिए, फ्लोर भी देख लिया, कैप भी देख लिया। आपको इतना भी समझ में आ गया कि ऑप्शन मिलता है, कैप में अपर लिमिट फिक्स हो जाती है, फ्लोर में लोअर लिमिट फिक्स हो जाती है। दोनों ऑप्शन खरीदने के लिए प्रीमियम देना पड़ता है। सेलर को सिर्फ फ़ायदा प्रीमियम का होता है, ऑप्शन को सिर्फ नुकसान प्रीमियम का होता है। और एक्सपायरी पे कैप ऑप्शन और फ्लोर ऑप्शन के बीच में जैसे आपका पे ऑफ है, तो कैप का पे ऑफ क्या हो गया, फ्लोर का पे ऑफ क्या हो गया, ये सब हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। ठीक है सर,
ये सारे नोट्स वैसे भी आपको इसमें अवेलेबल रहेंगे, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे ये सब लिखा है तो ऐप में अवेलेबल रहेंगे। आपको अगर कुछ नोटिंग करनी रही तो आप ज़रूर स्क्रॉल करके यू कैन नोट इट इन योर कॉपीज़। ठीक है, कॉन्फ्रेंजा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा सर, उसमें माय ऑर्डर्स में आप जाओगे तो बुक्स का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 26 तक तो अपना कंप्लीट हो गया, काफ़ी आसान था, मेरे को लगा कैप और फ्लोर तो। अब आएगा इंटरेस्ट रेट स्वैप का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 34 तक। इसमें थोड़ा ध्यान से हमें क्या काम करना पड़ेगा, बाकी है आसान, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो मिलते हैं सर एक ब्रेक के बाद में क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर आगे कंटिन्यू करने के लिए। इंटरेस्ट रेट स्वैप इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट टॉपिक। सी यू।